प्रमुख महापौर मधुसूदन जी और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। इसके बाद जो हमारा अंतिम सत्र है वो डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ होगा। तो अभी मेरे साथ में जो 4 शख्स मौजूद हैं वो धारा के विपरीत वाले लोग हैं। अब सरकार भाजपा की बन रही थी और डोंगरगढ़ से विधायक का चुनाव हर्षिता जी जीत रही थी। ऐसा कमाल वो कैसे कर पाई? तो भुवनेश्वर जी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने बताया मैंने काम किया इसलिए कर पाई। तो हर्षिता जी अब कैसा काम कर रही है जानने में हमारी दिलचस्पी है, साथ साथ सरकार कैसा काम कर रही है ये भी जानने में दिलचस्पी है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हर्षिता जी के सम्मान में। जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर किरण जी हमारे साथ हैं। यह पद केवल सम्मान का है या काम का है, यह हम जानना चाहते हैं। किरण जी के अनुभव से समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इसके तहत केवल सम्मान मिल रहा है या काम करने का अवसर भी मिल रहा है। हमारी बाईं ओर जो शख्स है उनके विषय में हमें कुंडली का पता करना है। जब पार्टी की सत्ता होती है तो उनके पास मौका नहीं होता, जब उनके पास मौका होता है तो पार्टी के पास सत्ता नहीं होती। नाम उनका बोलाराम साहू है, जुझारू नेता हैं, एक बार फिर सदन में पहुंचने में सफल रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो उनकी मुस्कुराहट पर रीच कर जरा उनकी मुस्कान के अनुरूप जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए, स्वागत कीजिए। और जो चौथा शख्स हमारी बाईं ओर मौजूद है उसकी पहचान पद के साथ नहीं बल्कि उसके काम के साथ है। राम का अगर जिक्र होता है तो हनुमान के बगैर अधूरा रहता है, और रमन सिंह जी का अगर जिक्र होता है तो मधुसूदन के बगैर अधूरा रहता है। तो एक जननेता के तौर पर इस अंचल में पहचाने जाने वाले, वर्तमान में जिसके पास दायित्व महापौर का है, वो मधुसूदन यादव हमारे साथ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मधुसूदन जी के इस उपलब्धि के लिए कि वह पद के तौर पर नहीं बल्कि एक जननेता के तौर पर अपनी पहचान बना पाने में कामयाब रहे हैं। तो शुरुआत बोलाराम जी से करते हैं। और बोलाराम जी, हमने कहा किसी जोशी से कुंडली दिखाएंगे। तो बोलाराम जी भी तो किसान हैं। तो जब आप विधायक बनेंगे तब आप भी बोलेंगे, लेकिन अभी तो बोलाराम जी के बोलने का मौका है, आपने चुन के भेजा है। बहरहाल हमारी शुरुआत बोलाराम जी से करते हैं। और बोलाराम जी, इस समीकरण के विषय में तो बताओ। सबसे पहले तो INH हरिभूमि के जिला संवाद के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बधाई, शुभकामना। और यहां जितने भी हमारे दल के जितने भी हैं वो सबको बधाई, शुभकामना। समीकरण बहुत सरल है आदरणीय डॉक्टर साहब जी। ये क्या है कि जनता की सेवा करना और जनता की आशीर्वाद से तीसरे बार उस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला है। इसका पूरा श्रेय उस क्षेत्र के जनता और मतदाता का है, जिसके कारण मुझे एक अवसर मिला है सेवा करने का। तो वर्तमान में जो 2.5 साल की सरकार है, इस सरकार को भी सेवा करने का अवसर मिला। कैसा कर रही है सेवा विवाह? 2.5 साल और पिछले 5 साल जी। 5 साल का आपको बताऊंगा। 2.5 साल में मुझे नहीं लगता कि हमारे 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में, अपने राजनांदगांव जिले या पूरे प्रदेश में ऐसा कोई उपलब्धि का काम नहीं किया गया। इसके पहले पूर्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तो किसानों के लिए योजना लाया था जी, और उस योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के किसान को मिला। चाहे वो धान खरीदी के मामले में हो, चाहे कर्जा माफी के मामले में हो, चाहे विद्युत के मामले में हो,
चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की एक परंपरा छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल के माध्यम से हो, चाहे हमारे युवा साथियों को आगे बढ़ाने का मामला हो, ये छत्तीसगढ़ में जो उपलब्धि हमारे 5 साल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहे उसके कार्यकाल में सभी सुखी थे। आज जो है, मैं तो किसान हूं, छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है। किसानों को जो चिंता है आज भी बड़ा चिंतित है। बारिश तो 2-3 दिन से हो रहा है, लेकिन उसको जो है खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो उर्वरक मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। अभी 4-5 रोज से मैं देख रहा हूं कि सोसाइटी में जो किसान जो खाद आपका डीएपी खरीदने जाते हैं तो 1350 रुपया था और 4-5 दिन से 2100 रुपये सरकारी रेट हो गया है। तो इसका दंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किसान झेल रहे हैं। सभी उर्वरक चीज में इसका रेट बढ़ चुका है। ये बहुत दुख की बात है। और रहा सवाल, अभी पूर्व विधायक छन्नी साहू बता रही थी और सबको पता है कि भारत सरकार जो रेट निर्धारण किए हैं धान खरीदी का, उसका जो बढ़े हुए रेट जो है किसानों को मिलना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में मिल नहीं पा रहा है। दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान और सरकार ये फसल चक्र परिवर्तन की बात कहते हैं और इस साल प्रायः किसान जो है धान की खेती नहीं लिए गर्मी में। ये लोग जो है फसल चक्र परिवर्तन में मक्का, गेहूं, उड़द, मूंग ये डाले, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये समर्थन मूल्य में खरीदने का काम नहीं किए और किसान जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जब फसल चक्र परिवर्तन कर दिए, किसान बोए मक्का, गेहूं, चना जो भी बोए, उसका सरकारी खरीदी नहीं होने के कारण जो है 1700-1800 रुपये में बेचे हैं। ये भारी नुकसान किसानों के हित में है। रही बात, अभी पिछले टाइम हमारे खुज्जी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री अभी छत्तीसगढ़ शासन वांचल क्षेत्र के गोड़लवही में उसका कार्यक्रम था और वहां पर जो है गुंडरदही से उमरवही और उमरवही से मटिया और गोड़लवही होते हुए करमरी ये 26 किलोमीटर सड़क का घोषणा किए और एक जो है महाविद्यालय का घोषणा किए। ये बच्चों की भविष्य के सवाल है। आज शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया, लेकिन महाविद्यालय चाहे कहीं कोई भी गांव में खोले, लेकिन खुलना चाहिए था, वो नहीं खुला। किसानों को और विद्यार्थियों को भारी चिंता है। जब इतना बड़ा मुख्यमंत्री आके यहाँ घोषणा किए और उसका लाभ वहां की जनता को नहीं मिल, हमारे युवा साथी भावी पीढ़ी को नहीं मिल रहा है, ये बड़े दुख की बात है। दूसरा बात, वो बजट में है ही है और वो सड़क का निर्माण हो जाना था, लेकिन वो सड़क आज तक जो है धरातल में नहीं आया है माननीय डॉक्टर साहब। दूसरी बात क्या है कि बहुत से हम लोग जो पुल पुलिया और सड़कों का बजट में जुड़वाने का काम किए जी, लेकिन आज तक जो है वो प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले और प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण जो है न सड़क बन रहा है न पुल पुलिया। पिछले साल अतिवृष्टि में एक हमारा जो है नागरकोरा और मगरधोखरा के बीच में एक नाला है, वो पूरा बहक टूट गया था। आज तक उसका जो है काम नहीं हो पाया, जबकि वो बजट में है। तो आपने क्या किया? उसके लिए हम तो भाई संघर्ष कर रहे हैं। हमने सरकार को अवगत कराया, हमने विधानसभा में इसका प्रश्न लगाया कि बजट में होने के बाद भी ये पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। बड़ा दुख की बात है। तो फिर किससे मिले आप? हम तो सरकार में जितने प्रमुख हैं सबसे मिले जी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या चाहे वो हमारे वित्त मंत्री हो जी, सबको हमने पत्र भी लिखा है जी। और दूसरी बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है माननीय डॉक्टर साहब जी, और प्राथमिक स्कूल में छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकल शिक्षक है। इस बात को मैंने शिक्षा मंत्री हमारे खुज्जी विधानसभा के लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे और वहां मुझको बोला कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी प्राथमिक चाहे वो 80, 85 और सभ्य 90 की दर संख्या है, कहीं कहीं 100 भी है, लेकिन शिक्षक एक है। शिक्षक की व्यवस्था करने में सरकार फेल है माननीय डॉक्टर साहब जी। और बहुत से ऐसे काम जो है छत्तीसगढ़ ये शिक्षा व्यवस्था में जो अभी शिक्षक नहीं है, ये 2.5 साल में नहीं है या 5 साल भी ऐसे ही था? नहीं, इसके पहले तो वहां शिक्षक था,
लेकिन आज जो है वहां पर शिक्षा नहीं है, वो शिक्षक नहीं, क्योंकि वो व्यवस्थक तहत शिक्षक को व्यवस्था किए थे हमारी सरकार ने, लेकिन जो व्यवस्था किए थे संलग्नीकरण उसको सब हटा दिया है, इसलिए वहां एकल शिक्षक है। पहले एक शिक्षक नहीं था, अब वो कहीं कहीं एक आध दो है, तो कभी बहुत तो उसको वापिस कर दिया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐसी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अस्पताल तो खुले हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, जिससे स्वास्थ्य सुविधा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वहां रहने वाले हमारे जितने भी गांव के हैं उसको। तो हमारे साथ में मधुसूदन यादव जी हैं, यूं उनके पास में प्रकट तौर पर दायित्व जो है वो महापौर का है, पर सांसद भी रहे हुए हैं। भोला राम जी बता रहे हैं जिले की हालत बहुत खराब है। मधु जी कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप, आपकी सरकार ऐसी चल रही है। मैं ऐसा तो नहीं मानता, जैसा भोला राम जी बता रहे हैं, ये बड़े समर्थन कर रहे थे छन्नी साहू जी की बातों का। मेरा भी इनसे एक सवाल है, जब पहले भूपेश जी की सरकार थी, हर साल केंद्र सरकार जो है समर्थन मूल्य धान की बढ़ाती थी, तो 2500 से 1 रुपया आप लोगों ने 5 साल में बढ़ाया क्या? पूरे 5 साल 2500 दिया, 5 साल केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, तो उंगली उठाने के पहले 3 उंगली आपके तरफ है, ये देख लीजिए। गोड़लवाही के कार्यक्रम में महाविद्यालय की घोषणा हुई है, प्रक्रिया में है, स्थल निरीक्षण हो चुका है, राज्य सरकार के पास विचार के लिए प्रस्ताव गया हुआ है, घोषणा हुई है, वो काम पूरा होगा, आप निश्चिंत रहिए। 26 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव बजट में है, आपके टिपानगढ़ का जो जलाशय बनना है वो भी बजट में है, और आप प्रयास कर रहे हैं, आपसे ज्यादा हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सारे काम होंगे। अच्छा एक बात बताओ मधु जी, मैं लूंगा आपका उत्तर जो आप देना चाहते हो मधु जी के दावे के संदर्भ में, उससे पहले मधु जी से थोड़ी बात हो जाए। ये खुज्जी में क्या करके बैठे हो भाई? भाई चाहे छन्नी जी हो तो जीत जाती हैं, भोला जी हो तो जीत जाती हैं, वहां पार्टी अपने स्तर पर टिकट बदल लेती है तो भी जीत जाती है, आपका मामला नहीं बनता। जब हम लोग जीत रहे थे तो ये लोग हार रहे थे, ये जीत रहे, हम लोग हार रहे थे, लेकिन अगली बार इनको नंबर भी लगेगा। तो इस बार नंबर क्यों लगवा दिए भाई? इस बार नंबर क्यों लगवा दिए? कभी इनका कभी हमारा, अगला हमारा है। अरे भाई इससे पहले वाला भी नहीं का था, उसके पहले भी नहीं का था, उसके 3 टर्म हमारे थे। तो आप इसी में खुश हो? अगली बार के लिए खुश हूं। पर पहले ये तो बताओ, 3 बार इनका नंबर लग रहा है, क्यों लग रहा है? या आपका मन इतना उदार हो गया था 3 बार हम जीते हुए हैं, इनको भी 3 बार जीत जाने दो, तो इस बार सरकार में आपका नंबर लग गया, अगली बार छन्नी जी को उम्मीदें जगा रहे हो क्या? नहीं, हम बता देते हैं आपको, पहले 3 हम, फिर ये 3, अगली 3 हम। मतलब जनता कोई मायने नहीं रखती है, टर्म मायने रखती है। जनता कोई मायने नहीं रखती, टर्म मायने रखती है। 3 बार आप, 3 बार आप, जनता कोई मायने नहीं। इस बार मजबूती से लड़ेंगे जी, मजबूती से लड़ेंगे और 3 बार और जीतेंगे। अभी तो इस बार मजबूती से क्यों नहीं लड़े मधु भाई? इस बार भी लड़े थे, अभी तो आप बोले इस बार हम मजबूती से लड़ेंगे। मजबूती से सब लड़ते हैं, लेकिन सभी सीट तो नहीं जीत पाते ना जी। कोई दान में देते हैं हम लोग। ऐसा भोला राम जी ने क्या कर रखा है, ऐसा भोला राम जी ने क्या कर रखा है कि आपने दान में दे दी? वो लोकसभा हार गए थे, इस बार चलो वहां चले जाओ। तो थोड़ा नांदगांव शहर के लिए बात कर ले मधु जी। डबल इंजन की सरकार है, रमन सिंह जी जैसा दमदार किरदार है, इसके बावजूद भी लोग बता रहे हैं वेतन के लिए हाहाकार है। लोग नहीं बता रहे हैं, कांग्रेस वाले बता रहे हैं। तो कांग्रेस लोग में नहीं आते क्या? कांग्रेस लोग में नहीं आते? विपक्ष तो है, अंदर की बात नहीं कहते, बाहर की बात नहीं। तो वेतन की बात सही नहीं है, अंदर की बात बोल नहीं पा रहे हैं, और बाकी बातें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे पांडे जी को 4 पन्ना लेकर के आए थे, केवल शहर के लिए मेरे पास 4 पन्ने हैं। तो वेतन के संदर्भ में नांदगांव को क्यों जूझना पड़ रहा है? नांदगांव नगर निगम की वित्तीय हालत कैसी है? नहीं, नांदगांव को जूझने की आवश्यकता है नहीं। हमारे पास पूरा रोड मैप है राजनांदगांव शहर के विकास के दृष्टिकोण से। 2 समस्याओं को मैं प्रमुख रूप से मानता हूं, एक यहाँ की ट्रैफिक प्रॉब्लम है, दूसरा वाटर सप्लाई की है, और दोनों में हमारे पास पूरी तैयारी है। हम यदि 2003 के पहले जाएंगे तो 3 टंकियों से हमारे राजनांदगांव की वाटर सप्लाई होती थी, आज 16 टंकियों से हो रही है।
3 और टंकियों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में हम करने जा रहे हैं, गौरी नगर, गोकुल नगर और ढाबा। इसके बाद वाटर सप्लाई की समस्या खत्म हो जाएगी। 14 करोड़ का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत हमारा बजट में है, जो जल्दी शीघ्र होगा और इसी गर्मी के पहले हमारा काम चालू भी होगा, उसको पूरा भी करने जाएंगे। हमने ट्रैफिक इंजीनियर हायर किया है राजनांदगांव के ट्रैफिक कंट्रोल करने की दृष्टि से, उस काम पर भी गंभीरता से हमारा काम चल रहा है। साधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे को बजट पर्याप्त रूप से मिल रहा है राज्य सरकार से। डॉक्टर रमन सिंह जी का पूरा सहयोग हमको इस काम में मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि राजनांदगांव में विकास के लिए किसी प्रकार की धनराशि की कोई कमी है। नगर निगम तो आत्मनिर्भर होना चाहिए ना। रमन सिंह जी और सरकार के भरोसे निगम चलेगा? यहाँ के लोग टैक्स वैक्स दे रहे हैं, कितनी वसूली करा पा रहे हो मधु जी? एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं राज्य सरकार के पास न गया हूं न जाऊंगा। हम अपने दम पर एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करेंगे और इसी टर्नओवर में करेंगे और राजनांदगांव नगर निगम को आने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको आत्मनिर्भर नगर निगम मिलेगा। तो मधु जी काफी बड़ा दावा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर नगर निगम बनाएंगे, मतलब अपने कर्मचारियों को खुद के दम पर तनख्वाह देंगे। पर अभी हालत क्या है? अभी तो दिक्कतें हैं। कितनी? जितना दिए है वैसा है। जब मैं छोड़ के गया था तो अपने लोगों के बीच में बात करने में इतना संकोच कैसा मधु? नहीं, बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा हूं। जब मैं छोड़ के गया था तो हम नियमित तनख्वाह देते थे। जब मैं आया तो 4 से 5 महीना हम पीछे चल रहे थे, अभी हम 3 से 4 महीना पीछे है। आने वाले समय में नियमित रूप से हम तनख्वाह देने की स्थिति में रहेंगे। तो 5 साल इन लोगों ने क्या किया ऐसा? ये तो वही बताते हैं। तो कुर्सी पे तो आप बैठ चुके हो, तो देखे नहीं 5 साल क्या किए? ये तो बता रहे हैं अभी 2.5 साल का पूरा। मैं तो बता दिया, ये 4 से 5 महीने पीछे रहते थे, हम 2 से 3 महीना पीछे हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं मधु भाई कि 5 साल जो पूर्ववर्ती सरकार रही जिले में और आपके नगर निगम में, उसमें क्या काम रहा? मेरे बताने लायक तो कोई काम है नहीं दिखने को जो ये बताया जा सके कि ये बड़ा काम हुआ। कुछ सड़कें बनी, कुछ ड्रेनेज बने, छोटे मोटे काम होते रहे। सड़कों के नाम बहुत हुए, चौकों के नाम बहुत हुए, और बताने लायक कोई काम दिखता नहीं। हम तो बता सकते हैं, अभी 1.5 साल में बता सकते हैं। तो 1.5 साल में आपके पास बताने के लिए क्या क्या है? मैंने पहले बता दिया कि वाटर सप्लाई स्कीम पर हम पूरे तरीके से माइक्रो सर्वे करके राजनांदगांव शहर को व्यवस्थित पेयजल दे सके, इसकी पूरी तैयारी हमने कर लिया। इसके लिए हुआ, उसके लिए मुदलियार जी कह सरकार ने भी कराया, लेकिन मेरी त्रुटि नहीं निकाल पाए। अब मेरे बाद जो आए जी, उनकी त्रुटि निकालने 5 साल शायद ये निकाल नहीं पाए, और मैं तो चाहता नहीं जांच कराऊं। जो किया है वो भरेगा। जांच ही नहीं होगी तो कैसे भरेगा? जब जांच ही नहीं होगी तो कैसे भरेगा?
लोकसभा में 57,000 से भरे, 40,000 से भरे, विधानसभा में 45,000 से भरे, और क्या चाहिए। तो मैं अब किरण जी के पास आता हूं। किरण जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, बैठकें ही अच्छे से होती हैं या बाकी भी कोई मौके मिलते हैं? सबसे पहले तो इस मंच पर आदरणीय हमारे लाडले राजनांदगांव के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में है। आदरणीय हमारे सांसद जी, आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे महापौर जी, सभी इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति है। और आपसे इस कार्यक्रम में दोबारा मिलना हो रहा है। पहले मां अंबा की नगरी अंबागढ़ चौकी में हुई थी और दोबारा यहाँ पे आपसे मिलना हो रहा है। तो हमारे इस ठाकुर प्यारेलाल और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और श्री राजा महान दिग्विजय दास वैष्णव की इस पावन पुण्य संस्कारधानी भूमि में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जहां तक आप जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ बैठकें होती हैं कि और कुछ भी होता है जी, तो देखिए, हमारे इस पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती राज का अधिनियम है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी होती है, जनपद पंचायत क्रियान्वयन करता है और हमारा जिला पंचायत उस कार्य की मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है। और लगातार बैठकों के माध्यम से हम इसकी निगरानी करते हैं कि वाकई में हमारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। ये बैठक के माध्यम से सभी अधिकारी कर्मचारियों से इसकी जानकारी लेते हैं और जहां शासन की योजना नहीं पहुंच रही वहां तक लगातार हम संपर्क करके सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनों को दिलाने का प्रयास करते हैं। और वाकई में हम इसमें सार्थक भी हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की शासन की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है। जिला पंचायत की उपलब्धियों में हमारे साथ पहले बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री आवास की बड़ी बात हो रही थी जी। प्रधानमंत्री आवास में क्या काम हुआ है? प्रधानमंत्री आवास में बहुत ही बेहतर कार्य हुआ है। हम इससे पहले 5 साल देखे कि कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। उस समय हम देखे कि जिस भी गांव में जाते थे तो ग्रामीणों से यही सवाल आता था कि हमारा आवास कब आएगा, कब आएगा। तो जब हमारी सरकार आई है, लगभग 2.5 साल हो गई, और अभी जिले में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 33,222 आवास हम लोगों ने जिले में बना लिए हैं और 40,497 आवास अभी स्वीकृत भी हुए हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो इस उपलब्धि के साथ में किरण जी, तो हर्षिता जी आपके पास आता हूं और आपसे बाकी सवाल करूं उससे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जानना चाहता हूं। ये आपका विधानसभा क्षेत्र हर बार नया विधायक क्यों चुनना चाहता है? चाहे कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो, हर बार नया चेहरा ही पसंद क्यों करता है? आप समझ पाए क्या? और इससे कितना डर लगता है आपको अपने भविष्य को लेकर? पहले तो हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको यहाँ पे ऐसे संवाद के लिए बुलाए। और हमारे बीच में हमारे स्पीकर साहब आदरणीय रमन सिंह जी, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधायक भी है भी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ में उपस्थित हमारे समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और समस्त पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे व्यापारीगण भी, अधिकारीगण भी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई। आज आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे डूंगरगढ़ विधानसभा में मां बमलेश्वरी का ये पावन धरती है, जहां पे नए चेहरे की बात कर रहे हैं, तो नए चेहरा हमारे डूंगरगढ़ विधानसभा के एक मतलब कहना चाहिए जनता की एक सोच है कि जो नया आएगा वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। पर अगर कोई ऐसा भी समय आया है जब आदरणीय डॉक्टर थानेश्वर पाटिला जी के पहले धनेश पाटिला जी, जो 4 कार्यकाल रहे, जिन्होंने अपना काम यहाँ पे किया, उनसे पहले मेरे दादाजी भी रहे, डॉक्टर टूमन लाल जी, वो भी 4 कार्यकाल यहाँ पे अपना कार्य दिखाया, काम किया, और उसके बाद भी बदलाव हुआ। थानेश्वर पाटिला जी को मिला उस समय से लेके
3 बार भारतीय जनता पार्टी की शासन रही और उसके बाद भुवनेश्वर बघेल जी बने, उसके बाद मैं बनी। जी। तो ये जो है लगातार बदलाव अभी हो रहा है। उससे पहले अच्छे कार्य, अच्छे समय अगर देखी जब जनता, तो रिपीट भी हुआ, ऐसा नहीं है, इतिहास इसके गवाह है जो मैं आपको बताई हूँ। मतलब आपका कहना है कि बाद में जो विधायक बने वो काम ठीक नहीं किए इसलिए नया चेहरा ऐसा मिलता नहीं है। बोल सकते, सबके अपने अपने समय में अच्छे कार्य होते हैं, अपने अपने समय में अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद जिनको मिले, माँ बमलेश्वरी का आशीर्वाद जिनको मिले, वो लगातार आगे बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते? तो अभी 2.5 साल में आपने ऐसा क्या किया है जिससे माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे? अब 2.5 साल का कारोबार जो मैंने किया, जो काम मैंने जनता के बीच किया है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को पहुंचाई और उनकी हर समस्याओं में मैं खड़ी रही, चाहे वो छोटी छोटी बात उनकी स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, चाहे सड़क की मांग से लेके, चाहे किसानों की अभी समस्या थी खाद से लेके, जो 2.5 साल की सरकार में कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती भी है और हमारी जनता की जो समस्या है उनको मैं सड़क से लेके सदन तक उठाने का काम की हूँ और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे समझ रही है और उनके भरोसे कि मैं काम कर रही हूँ। आपने समस्याएं उठाई या समाधान भी कुछ कर पाए? समाधान भी हुई है। आपके बीच अभी बात आई थी मनगटा की, जी, मनगटा के रिसोर्ट्स की बात आई, जो लगातार मैंने सदन में उठाया था जब से मैं जीत के आई। अवैध प्लाटिंग की बात हो या फिर अभी अवैध कारोबार की बात, शुरुआत में इस बात में जब भी जवाब आता था कि वहां अवैध प्लाटिंग नहीं हुआ, वहां अवैध कारोबार नहीं हुआ, लेकिन मैं लगातार उस पर प्रयास करते रही। आज उसमें सफलता मिली, वहां पे जांच हुई, जांच कमेटी बैठी, आज वहां पे अवैध प्लाटिंग पे कार्य को रोकने का काम किया गया, वहां पे जो अवैध प्लाटिंग हुए थे उसको तोड़ने का काम किया गया। अवैध कारोबार जो लगातार बढ़ रहे थे, जिसके कारण 2 लोगों की अभी डेथ हुई, उसमें भी लोगों ने कई संज्ञान में आए और हमारी एसपी मैडम भी उन पर संज्ञान लेके काम कर रही और लगातार वहां पे जो अवैध कारोबार है उसको भी रोकने का काम अभी अवैध प्लॉटिंग, अवैध कारोबार कब से हो रहा था? ये तो बहुत समय से हो रहा है, जिसके लिए हमको जब हम विधानसभा में विधायक बन के आए, हमारे पास जो समस्या आती गई, बात आती गई और उसको तो 5 साल आपकी पार्टी की सरकार थी, क्या कर रही थी उस समय का? तो इस जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि उस समय शायद इतने कारोबार नहीं होते थे, क्योंकि अगर होते तो कहीं ना कहीं उभर के आती और वो बात आती। लेकिन इन 2.5 सालों में जी बार बार ये शिकायत आ रही थी कि वहां अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध प्लाटिंग की काम हो रही है और उसके बाद फिर उस पे रुकावटें की बात जो हमारे क्षेत्र की जनता आपने समस्या उठाई। डोंगरगढ़ क्षेत्र में कोई काम वाम हुआ इस 2.5 साल में? डोंगरगढ़ में कोई काम जैसे कि अभी सांसद जी बहुत सारी बात अपनी पत्र को लेके पढ़ रहे थे कि 53 करोड़ का प्रसाद पर्यंत बना। आज मैं वो बात को कहना चाहूंगी, ऐसे तो बहुत सारे गिनाए उन्होंने, लेकिन आप जाके देखिए वह प्रसाद पर्यंत का जो भवन बना है, लोकार्पण की तिथि खत्म हो चुकी है लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। आज स्थिति ये है कि वो पूरा टूटने के कगार पे आ रहा है, फिर उसकी जो भवन है वो टूटने लगा है और वहां पे चमगादड़ों का घर बन चुका है और तो और भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ चुका है। और आपको बताना चाहूंगी, सड़क जिसके लिए मैं बार बार सदन में बात उठाती रही, जब सदन में बात उठाती हूं तो वो कहते हैं चलने योग्य है और जाके जब मौके पे देखो तो इतनी गंदी स्थिति है कि मैं बार बार अवगत करा रही हूं और उसमें सफलता नहीं मिल रही। तो मैं तो यही कहूंगी 2.5 साल में वास्तव में कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो भी कार्य हुआ है ये 2.5 साल के पहले जब हमारी सरकार थी उस समय हुआ। किरण जी तो बता रही थी इतने मकान बना दिए, इतने 1000 बना दिए, आपके हाँ, तो यहाँ कुछ बने मकान बने पे मैं जाऊंगी, आवास पे बजाऊंगी। आवास की बात जो इन्होंने हर समय भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीटती कि हमने आवास बनाया है, आवास बनाया है। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आज एक शौचालय अगर हम बनाते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख लगता है। एक आवास 1,20,000 में कैसे बनता है, कैसे बन सकता है? ये संभव ही नहीं है। और आवास की बात जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय केंद्र में बार बार ये बात का अवगत कराया जाता था कि हमको 60-40 का रेशो होता था, 60% जो है केंद्र सरकार से और 40% राज्य सरकार से।
वो 60% की राशि आखिरी क्षण तक वो बोलते रहे, नहीं दिया गया, बार बार मांग रखते गए थे। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इस बात को कई बार जनता के बीच भी लाया कि आज केंद्र में बैठी जो सरकार है हमें आवास की जो राशि वो दे। आखिरी क्षण पे वो ये भी घोषणा की, जब लास्ट 2022 की बात है, कि अगर केंद्र दे रही है तो भी नहीं दे रही तो भी मैं आवास दूंगा। मुख्यमंत्री आवास योजना उन्होंने चालू किया और बहुत से लोगों का आवास बनना चालू हुआ। और अभी 2.5 साल की सरकार में अभी हमारा सदन अभी सत्र था, उस समय आदरणीय अरुण साहू जी पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, उन्होंने कहा कि 11 लाख आवास बन चुके हैं। तो 11 लाख आवास बने हैं, आप ऑन रिकॉर्ड तो बता रहे हैं, लेकिन जनता जब जमीन में जाके देखो, अभी इनका एक योजना आया था कि पूरे जनप्रतिनिधि जाएंगे, सर्वे करेंगे और फोटो फिलअप करके उसको भेजेंगे। हम लोगों ने भी उसमें भाग लिया, चलो जनता के बीच में हमको जाना है, जनता की बातों को सुन के उनको आवाज तो मिले, चाहे सरकार किसी की भी रहे, काम तो हो जनता का। जब हम गए हैं, बहुत से लोगों का घर का सर्वे भी हुआ, हम लोगों ने उनका खुद फोटो खींचा, फिलअप किया, लेकिन आज साल भर बीत गए, उनका आवास नहीं आया। तो ऐसे में हम कैसे बोल सकते हैं कि इतने लाख रुपए का, अच्छा एक बात बताइए हर्षद इतने जी, लाख आवास बन चुके हैं। कितने आवास बने, इसका उत्तर तो किरण जी देने के लिए बेताब हैं, पर मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो ये टीएस सिंहदेव जी ने जो पद छोड़ा था पंचायत मंत्री का, वो केंद्र सरकार से नाराज होकर छोड़ा था या राज्य सरकार से नाराज होकर छोड़ा था? आपको कुछ जानकारी वानकारी है? सीधी सी बात है, केंद्र सरकार जब नहीं दे रही है, पंचायत मंत्री थे और आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय हमारे टीएस बाबा जी, उन्होंने इस चीज का महसूस किया। टीएस बाबा जी को इस चीज का तकलीफ था, क्योंकि वास्तव में पंचायत मिनिस्टर है, उनको भी अपना काम जनता को दिखाना था, आवाज बनाना था। और केंद्र से जब वो 60% की जो राशि मैंने जिसकी बात कही, वो अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी जाहिर करेंगे। तो उन्होंने नाराजगी केंद्र को पत्र लिखने के स्थान पर भूपेश बघेल जी को दी। देखिए, अब वो बड़े नेताओं की बात है, मैं लेकिन उन्होंने इसी अपनी पे तरह कुछ से कहना चाहूंगी। जी टीएससी बाबा जी केंद्र को नहीं राज्य को पत्र लिखे थे। जी भूपेश बघेल जी को पत्र लिखे थे कि वो आवास की जो राज्य की जो राशि है वो दे करके। जी और जहां तक हमारी विधायक जी कह रही थी कि आवास 1,20,000 में कैसे बन सकती है, तो भाई बनाने के लिए तो लोग 1 करोड़ का भी आवास बनाते हैं आज 1 और 1 लाख में भी कैसे बनाते बन हैं। सकता तो है, वो इसलिए बनाने के कहने ऊपर लिए डिपेंड पड़ा। करता है कि हम कैसा आवास बनाएं। जी तो कुल मिला के कभी आप हर्षिता जी को लेके नहीं जाती क्या कि आप कैसे आवास बना रहे? आपने इतनी बड़ी संख्या बताई। आपको बताना चाहूंगी हिमांशु जी, आज छड़ के रेट भी बढ़ चुके हैं, सीमेंट के रेट भी बढ़ चुके हैं और बढ़ते महंगाई के तौर पे रुकिए हर्षिता जी, 1,20,000 में अरे संभव मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी जिज्ञासा का समाधान कर। चलिए, मैं हर्षिता जी को हस्तक्षेप करता हूं। इरादा है? थोड़ा सा 1 मिनट में हस्तक्षेप करता हूं। 1,20,000 केंद्र सरकार दे रही है आवास के लिए। आपने कहा भूपेश जी ने मुख्यमंत्री आवास का एक अलग स्कीम चलाया राज्य में, अपने मुख्यमंत्री रहते, उसका मूल्य कितना था? उस समय 1,30,000 था। जी नहीं, सिर्फ 50,000। 1,20,000 था। सिर्फ 50,000। मुख्यमंत्री आवास का मूल्य 50,000। आप 1,20,000 को कम मानती हैं? आज आपके जो रेशियो में 10,000 नहीं, आपने आप घटाया ऐसे और बात- 1,20,000 किया। बहरहाल महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,20,000 में बनेगा कि नहीं बनेगा। 1,20,000 भी नहीं मिल रहा था। पर क्या किरण जी आप चाहेंगी कि सम्मान्य भोलाराम जी, सम्मान्य जी हर्षिता जी, इन लोगों को लेकर जाए दलेश्वर जी को, दिखाइए तो सही आप कौन से मकान बना रहे हैं। जी, अब ये तो इन पर डिपेंड करता है कि ये क्षेत्र में जाते हैं नहीं जाते हैं, जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये तो यही लोग बता सकते हैं ना। जहां तक अगर हम मैं अपने नहीं क्षेत्र पे जाती जाते और हैं तो खुद लगातार फिलअप नहीं आवाज बन करती। रही है, शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं आखिरी बातचीत के लिए भोलाराम जी के पास आता हूं। भोलाराम जी, एक तो मधुसूदन जी को जवाब देना चाहते थे धान की कीमत पर, वो तो देंगे ही। ये मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, बड़ी संख्या बताई किरण जी ने। आपके इलाके में भी कुछ बने कि नहीं, कि सारे भाजपा के लोग ही अपने जगह बनवा रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा आदरणीय हिमांशु जी, जी आज ही सवेरे ठेठवार लंजिया से एक बहुत विकलांग एक बच्चे को लेके मेरे यहाँ आई थी और उसने 9 महीने तक अभी निराश्रित पेंशन नहीं मिला, 9 महीने तक, और आवास भी नहीं मिला उसको।
और जो ट्राइसिकल मिलता है सरकार से, वो ट्राइसिकल में टायर नहीं है, वो रिंग के भरोसे पानी भरती है वो। ये स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार की, और मैं निवेदन करता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को कि छत्तीसगढ़ सरकार ये आवास योजना का सर्वे कराए, और सर्वे में कितने ऐसे आवास वाले हैं जो अपने खेत को, पैतृक जमीन को बेच के मकान बनाने का काम किए हैं, तो पता चल जाएगा कि हमने भाई 1,20,000 दिए, उसमें उसका मकान बना है कि वो अपने पैतृक जमीन को बेच के बनाए, ये पता चल जाएगा। और रही बात, ये लोग संख्या बता रहे हैं, लेकिन अभी उस मापदंड के में पहुंचे नहीं है। बहुत से अभी आवास बनना बाकी है, जिसने अभी गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। जिसको आवास मिला है वो अच्छे लोगों को मिला है, जी, जिसको मिलना चाहिए नियमानुसार उसको मिल नहीं पाया है। ये सर्वे करा लीजिए माननीय स्पीकर साहब, तो पता चल जाएगा। एक दो काम के लिए मैं तो वो गलत जवाब दिए थे सदन में, इसका मैं पत्र आपको भी लिखा हूं। नहीं, सदन तो नहीं है, लेकिन आप यहां बैठे हैं इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं कि इसका एक जो है महिला आई थी, इसका मैं दे दे। ये ठेठवा लंजिया के दिनेश्वरी कौशिक है जी, इसको न ट्राइसिकल एक बार मिला था, अब वो रिंग में पानी भरती, विकलांग है कि बच्चे हैं, और 9 महीने से पेंशन नहीं, न इसका आवास नहीं स्वीकृत हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां आप हाजिर हैं इसलिए कि ऐसे जो है आवास जो मिला है 1,20,000, एक तो महंगाई का समय है, और खेत बेच के पूरा करा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, तो इनका सर्वे होना चाहिए। अच्छा बोलाराम जी, एक बार बताओ, अपन ने सारे विषयों पर बात कर ली, पर आप तो अपनी पार्टी के बड़े नेता हो, नांदगांव में अपनी पार्टी की हालत को लेकर क्या कहते हो? नांदगांव में हमारे पार्टी का स्थिति मजबूत है जी, ऐसे कमजोर नहीं है जी। इसके पहले हमारे जो है हम महापौर बनी थी जी, उसके पहले भी हमारे महापौर थे, आज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाला समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और महापौर भी बनेगा यहाँ। अच्छा ये बताओ, ये नांदगांव में कोई नेता तैयार क्यों नहीं करते? बार बार बाहर से क्यों लाना पड़ता है? नेता तैयार हो जाएंगे अब आदरणीय डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है प्रॉपर नांदगांव से ही हमारे नेता बन के निकलेंगे, जो यहाँ पर जो है जीत के आएंगे और राजनांदगांव विधानसभा और नगर का सेवा करेंगे। मतलब अगले लोकसभा चुनाव में भूपेश जी को चुनाव नहीं लड़ने दोगे? नहीं लड़ेंगे। अभी तो आप बोले यहीं का लड़ेगा। वो विधानसभा, लोकसभा अलग है, लेकिन विधानसभा में निश्चित रूप से यहां पर जो है प्राथमिकता मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मैंने तो सवाल किया आपसे जी, और अगली बार भूपेश जी को मौका नहीं है लोकसभा नहीं, का? अब वो अलग लोकसभा बात की बात है, लेकिन विधानसभा पहले होना है। विधानसभा में हमारे लोग आएंगे चुन के, ये आपको बता रहा हूं। तो विधानसभा में अब रायपुर से प्रत्याशी नहीं आएगा? विधानसभा में लोकल आएंगे और निश्चित रूप से जीत के आएंगे। तो भाई अब की बार राजनांदगांव से कांग्रेस से स्थानीय प्रत्याशी दिया जाएगा, ऐसा भोलाराम जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने मंच पर कहा है। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भोलाराम जी की इतनी स्पष्ट और साहसी वक्तव्य के लिए। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत के अंतर्गत विपक्ष का मानना यह है कि काम नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष का मानना यह है कि काम अगर हो रहा है तो अभी ही हो रहा है। फैसला जनता ले लेगी 2.5 साल बाद कि काम किसने किया, कैसा किया। पर आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे जनप्रतिनिधियों।